Hello friends, this side CSCMA Debashish Goswami and I will be teaching you chapter number 10 of Economics CA Foundation. तो ये जो चैप्टर है एमटीपी में तो बहुत कम नंबर के लिए आया है, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है कि 3 to 5 मार्क्स तक के लिए आ जाए। तो ट्राई करेंगे कि अपन का कोई भी नंबर ना छूटे, हम इसे भी बहुत अच्छे से कर ले। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आपने क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये बिल्कुल आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। पर मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता और बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट विच इज सेड हेयर इज़ कि इंडिया जब पुराने समय में यानी एंशियंट टाइम की अगर मैं बात करूं या अगर मैं मिडिवल टाइम की बात करूं तो उस समय पूरे दुनिया का 1/3 वेल्थ कंट्रोल करता था एंशियंट टाइम पे, और मिडिवल टाइम पे 1/4 वेल्थ जो था वो कंट्रोल करता था। यानी सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम प्राचीन युग में, प्राचीन यानी एंशियंट युग में, हम एंशियंट टाइम पे कितना करते थे 1/3 यानी 33%। और अगर मैं बात करूँ मिडिवल की तो मिडिवल के टाइम कितना था हमारा 1/4 यानी कि 25%। तो ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिटीज़ थे, बहुत अच्छे सिटीज़ थे। जैसे आपने मोहनजोदारो का नाम आपने सुना होगा, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे, यानी पूरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो आज की डेट में भी नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट, उसके बाद यूरोपियंस आए हमारे यहाँ पे, ब्रिटिश आए हमारे यहाँ पे। 1757 में क्या हुआ बच्चों, 1757 में एक वॉर हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासे। ये वेस्ट बंगाल, आज का जो प्रेजेंट वेस्ट बंगाल है वहाँ पे एक जगह है प्लासे, वहाँ पे एक लड़ाई हुई। और वहाँ पे हम यानी कि जो यहाँ पे जो पहले जो राजा रूल करते थे वो सारे हार गए, मुगल्स जो थे वो सारे हार गए और ब्रिटिशर्स यहाँ पे आना शुरू कर दिए। कब, 1757। और उसके बाद जो उन्होंने रायता फैलाया उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। क्या होता था कि हायर प्रोडक्शन हम करते थे फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रीज आ गए थे, मशीन्स आ गए थे। हमारे इंडिया में बेस्ट क्या था, हमारे इंडिया का बेस्ट चीज़ था हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं यानी कि अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो ब्रिटिशर्स का बेस्ट क्या था, उनका बेस्ट था मशीन। तो उनके पास मशीन था और हमारे पास हैंडीक्राफ्ट था। तो उनको क्या करना था, इस हैंडीक्राफ्ट और मशीन, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सब्सटीट्यूट गुड है, तो हैंडीक्राफ्ट को डिमोट करना था और मशीन को क्या करना था, प्रमोट करना था। तो वो क्या करते थे, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और जाकर वहाँ पे उस रॉ मटेरियल से मशीन में डाल के फिनिश गुड बनाते थे और उस फिनिश गुड को इंडिया में बेचते थे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो कॉम्पिटिटिवनेस था, इन दोनों के बीच में जो सब्सटीट्यूट का रिलेशन था, जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, वो कॉम्पिटिटिवनेस उन्होंने क्या कर दी, एकदम ख़राब कर दी। हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड था वो इन्होंने क्या कर दिया, एकदम रिड्यूस कर दिया। हमारा हैंडीक्राफ्ट गुड बहुत फेमस था पूरी दुनिया में, एकदम उसको इन्होंने ख़राब कर दिया। साथ ही साथ धीरे धीरे वो लोग इंडिया को भी अपना जो चस्का है मशीन का वो लगाना चाहते थे, इसलिए धीरे धीरे मशीन्स का सस्ता करके इंडिया में लेकर आ गए, चीप करके इंपोर्ट करना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी इंडिया की वो फॉल हो गई, कोलैप्स हो गई। क्यों कोलैप्स हो गई, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वहाँ से मशीन मेड प्रोडक्ट आ रहा है, मशीन जल्दी सामान बना लेगा, सस्ते में सामान बना लेगा, और हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को उन्होंने क्या दे दिया, बहुत ज़्यादा टक्कर दे दी। गॉट इट। क्या क्या किया, बहुत ज़्यादा फार्मिंग में झोंक दिया इन्होंने, तो फार्म्स ओवर क्राउडेड हो गए, सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन हो गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है, हम जो फार्मिंग करते थे उस समय पे सिर्फ अपने लिए यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए करते थे। यानी कि मान लो कि मैं 10 रोटी खाता हूँ तो मेरे ज़मीन से जितना अनाज उगता है उसे सिर्फ 10 रोटी ही बन पा रही है। भैया 12 रोटी जितना अनाज उगेगा तब तो जाके मैं क्या करूँगा, 10 का अपने के लिए रखूँगा और 2 को मैं बेचूँगा और पैसा कमा पाऊँगा। लेकिन वो हो ही नहीं पाता था, सिर्फ अपने खाने को पूरा करने जितना ही अनाज बन रहा था। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इनकम बहुत कम थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और पॉवर्टी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में 3-4 पॉइंट आपको लिख के आ सकता है कि बताइए क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन तो थे नहीं, ज़मींदार हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। लैंडलॉर्डिज्म जो था वो बहुत यहाँ पे क्या था कि बढ़ रहा था। धीरे धीरे ज़मींदार जो थे वो सारा कंट्रोल कर देते थे और कहीं ना कहीं वो कभी भी जो नीचे वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो फार्मर्स, उनके बारे में नहीं सोचते थे। रेंट बहुत ज़्यादा लेते थे लोग फार्मर से कि आपको मेरे ज़मीन में आके खेती बाड़ी करनी है, मैं आपसे बहुत सारा अनाज उसके बदले ले लूँगा।
ठीक है। हाई इंडेप्टेडनेस था, इन्हीं को लोग जो लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे, किसानों को उधार देते थे और उधार के तले हमेशा वो दबे रहते थे। एक मूवी है, आपको रिकमेंड करूँगा मैं देखने के लिए, इसको समझना है अगर आपको अच्छे से। बहुत पुरानी मूवी है, नेशनल अवार्ड विनर है, 2 बीघा ज़मीन। उसमें इन कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। डेट्रोरिएशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड वो करता था और बहुत ज़्यादा क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे थी। गॉट इट एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई वॉज जस्ट चेकिंग कि माइक्रोफोन ऑन है या नहीं। ब्रिटिश पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही लॉपसाइडेड ग्रोथ था। लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है, एक तरफ झुका हुआ। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो ग्रो कर रही थी जो उनके मतलब की थी, और बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो ग्रो नहीं कर रही थी। तो लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है कि एकदम झुका हुआ, एक तरफा। ठीक है, यानी कि कुछ जगह पे तो ग्रोथ हो रहा था और कुछ जगह पे ग्रोथ नहीं हो रहा था। जैसे इंडस्ट्री में, अगर ये देश है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 4 इंडस्ट्री है, तो सब ग्रो करना चाहिए ना, लेकिन एक ग्रो कर रही थी और बाकी सब ग्रो नहीं कर रही थी। क्लियर हो गया आप लोग को। अगला, क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था। उनको मालूम था कि जो हमारे काम का है सिर्फ उन लोगों को प्रमोट करो और बाकी सबको क्या कर दो, डिमोट कर दो। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे रूरल यानी कि गांव जो है वहाँ पे चीज़ें बदतर होने लगी। हम जो बहुत ही एडवांस सोसाइटी थे उसको धीरे धीरे उन्होंने ख़राब कर दिया। लिटरेसी रेट बहुत कम रही हमारी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई। आपको मालूम होगा, आपने 12th में पढ़ा है, उस समय लोग 37 एज तक ही जी पाते थे। आज की डेट में ऑनली अदर हैंड 73-74 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। ठीक है, लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन अगर अभी हम पता करने जाएंगे तो शायद ये और आंकड़ा बढ़ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारे डेफिशिएंसी थी कहाँ पे, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, हमारे लोगों के अंदर कोई स्किल्स नहीं थे, इन्होंने स्किल्स को पूरा ख़राब कर दिया। फाइनेंशियल यानी हमारे यहाँ इन्होंने कोई बैंक्स नहीं खोले। 3 बैंक वैसे बोलने को खोले थे इन लोग, लेकिन उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी, इन्होंने अपने लिए ही वो बैंक खोले थे। ठीक है, फिर फिजिकल भी बहुत ज़्यादा इनका कैपिटल ख़राब था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ इन्होंने रेलवे दिया, और वो भी जो रेलवे दिया वो सिर्फ अपने मतलब के लिए दिया। यानी जहाँ से इन लोगों को माल इंपोर्ट करना होता था और जहाँ तक माल एक्सपोर्ट करना होता था, सिर्फ वहाँ तक इन लोगों ने रेलवे लाइन्स बिछाए, बाकी पूरे इंडिया में इन लोग बिछाए नहीं। क्लियर हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद, ये नेक्स्ट पेन में पर्पल पेन का इस्तेमाल करूँगा। अब जब देश आज़ाद हो गया तो नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने जो मॉडल दिया उसको बोलते हैं नेहरूवियन मॉडल। नेहरू जी जो थे ना, मैं आपको बता दूं, वो थोड़े सोशलिस्ट नेचर के थे। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, वो चाहते थे कि देश में वेलफेयर हो, भले हम बहुत पैसा नहीं कमाएं लेकिन हमारे यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे सबका भला होना चाहिए। भले हम बहुत ग्रो ना करें, भले हम 10% 15% ग्रो ना करें, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सबको कहीं ना कहीं खाना मिल जाना चाहिए फ्री में, सबको हेल्थ केयर मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं भिलाई की बात करूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, भिलाई में एक सेक्टर 9 हॉस्पिटल है, इसको नेहरू जी ही बना के गए, इसलिए इसको जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी चीज़ों पे बहुत फोकस किया जो हमारे इंसानों के लिए, हमारे पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर आप देखोगे तो हॉस्पिटल बहुत प्रॉफिट मेकिंग चीज़ तो होती नहीं। दैट इज़ वाई प्रॉफिट के मामले में, ग्रोथ के मामले में कह सकते हैं आपके कम थे, लेकिन बाकी चीज़ों में काफ़ी अच्छे थे। रशिया में क्या होता था कि रशिया के अंदर एक मॉडल चलाया जाता था कि 5 साल तक हम एक प्लान बनाएंगे और फिर 5 साल के बाद फिर उसको चेंज करेंगे, नया प्लान बनाएंगे। इसी चीज़ को उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बनाया और बना के ये जो 5 साल वाला मॉडल था उसको इंडिया में लागू किया। देन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, और पहली इन्होंने जो पॉलिसी बनाया आते साथ, देश के आज़ाद होते साथ, वो था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1948। क्या हुआ कि लाइसेंस देना शुरू किया प्राइवेट सेक्टर्स को, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर के रोल को उन्होंने क्या कर दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया। बोला कि कुछ भी बनाना है, अगर स्टील बनाना है तो कौन बनाएगा, पब्लिक सेक्टर। आयरन बनाना है कौन बनाएगा, पब्लिक सेक्टर। मिनरल्स बनाना है कौन बनाएगा, पब्लिक सेक्टर। तो सारे पब्लिक सेक्टर को रोल इन्होंने दे दिया, और प्राइवेट को भी बोला कि आप काम कर सकते हो, बशर्ते कि आप लाइसेंस लेके काम करो। क्यों लाइसेंस लेके काम करो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी ही थी, और वो जब इंडिया में आई तो आके पूरी इंडिया की हालत ख़राब कर दी। वो नेहरू जी नहीं चाहते थे, तो वो चाहते थे कि थोड़ा हमारा कंट्रोल रहे। उस कंट्रोल को करने के लिए इन्होंने क्या किया, लाइसेंसिंग शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, विजुअलाइज होने लगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसा बनते जा रहा है, सोशलिस्टिक। मैंने आपको बताया ना, वो खुद सोशलिस्ट थे, फिर सोसाइटी भी क्या बना दी, सोशलिस्टिक सोसाइटी बना दी। हैवी इंडस्ट्रीज पे उन्होंने बहुत काम किया, जैसे स्टील, आयरन और मिनरल। बीएसपी आपने सुना होगा, भिलाई स्टील प्लांट, ये भी इनके टाइम पे इन्होंने बनाया था।
अब आते हैं आगे। IPR 1948 के उन्होंने बाद में 1956 में जब वो पहला इलेक्शन जीतने के आए, उनका सेकेंड टेन्योर जब शुरू हुआ, तब इन्होंने बोला कि हम जो प्रायोरिटी देंगे वो धीरे धीरे अब पब्लिक सेक्टर को कम देंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी शुरू करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ही सही पर अपन देंगे। गॉट इट। पब्लिक सेक्टर का भी इस समय एक्सपेंशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर का उतना नहीं हुआ, लेकिन पहले 1948 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा हुआ। हाँ, 1956 से वो दौर था, वैसे 1956 वो रिजोल्यूशन था जिसमें कुल मिला के 4 तरीके से इंडस्ट्रीज़ को बांट दिया गया। बोला कुछ इंडस्ट्री होगी जो सिर्फ पब्लिक के लिए होगी, कुछ होगी जो सिर्फ प्राइवेट के लिए होगी, जो बची कुची होगी, कुछ होगी जो होगी तो पब्लिक की, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या रहेगा कि गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा, प्राइवेट भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर पाएंगे। ये वो रहेगा जो प्राइवेट करेंगे, लेकिन लाइसेंस लेना पड़ेगा कहाँ से? गवर्नमेंट से। और कुछ एरिया ऐसा रहेगा जहाँ पे जो करना है आपको करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? तो 4 कैटेगरी इस तरीके से बन गई। ये प्राइवेट में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत है। ये वो पब्लिक है जहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइवेट भी रहेगा, और ये वो पब्लिक है जहाँ पे सिर्फ पब्लिक ही रहेगा। इस तरीके से इन्होंने पूरे इंडस्ट्रीज को, जितने भी टाइप की इंडस्ट्रीज थे, उसको 1956 के रेजोल्यूशन में 4 भागों में बांट दिया। एक बार वापस बता रहा हूँ। एक जो पूरा सिर्फ पब्लिक कंपनी ही करेंगी, पब्लिक कंपनी बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, पब्लिक इंडस्ट्रीज ही करेंगी, यानी कि जो कि आपकी गवर्नमेंट की होती है। दूसरा रहेगा जहाँ पे पब्लिक ही करेगी, थोड़ा बहुत हल्का सा प्राइवेट को भी अलाउ किया जाएगा। तीसरा जहाँ पे प्राइवेट कर सकती है पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और चौथी कैटेगरी बनाई जो प्राइवेट करेगी पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट, हमारा ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का ग्रोथ बहुत ही कम था, तो जो हमारा ग्रोथ रेट था वो बहुत कम, मात्र 3.5% था, बहुत कम था। ठीक है, दैट इज़ वाई उसको बोला गया हिंदू ग्रोथ रेट। अब एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ पे जो मुस्लिम हिंदू वाले, जो कास्ट वाला जो हिंदू है, यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही है। ग्रोथ रेट जब बहुत कम होता है तो उसको हिंदू ग्रोथ रेट ही कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। धीरे धीरे हमारा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होते गया, क्योंकि मानसून्स का फेलियर होता था, बहुत सारे भूखमरी वहाँ पे हुई, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो था वो हैफजार्ड होते गया। धीरे धीरे वो जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर ख़राब होते गया इंडिया का। ठीक है, नीचे आते हैं। आपको मालूम होगा कि 1966 में फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को पूरा का पूरा बदल दिया। MRTP एक्ट आया 1969 में। इसका मेन चीज़ क्या था कि इंडिया में कोई भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया क्योंकि वो मोनोपोली थे। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। तो इनका मेन काम, इस एक्ट से मेन काम क्या था कि कोई भी मोनोपोली ना बने। कोई भी अगर मर्जर एक्विजिशन हो रहा है या कोई कैपेसिटी एडिशन कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइसेंस राज शुरू हो गया 1960s में, 70s में लाइसेंस राज चला। ऑयल शॉक्स बहुत सारे मिले 1973-79 में। ऑयल शॉक का मतलब क्या होता है? दुनिया में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जब बढ़ी, तो इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए ऑयल की ज़रूरत थी, और ये ऑयल कुछ ही देशों के पास था। खासकर एक अमेरिका था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, क्योंकि ऑयल को ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए, सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए हमेशा आपको डॉलर्स चाहिए थे, और इस डॉलर्स पर कंट्रोल किसका था? अमेरिका का कंट्रोल था। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। किस पे डिपेंडेंट हो गए? अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। गॉट इट? और फिर अमेरिका हमको बहुत ज़्यादा नचवाता था कि भैया अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हमको उनकी बात माननी पड़ती थी। 3 वॉर भी हुए उस समय, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कितने वॉर हुए। 3 वॉर हुए। एक वॉर हुआ आपका 1961 में, एक वॉर हुआ आपका 1967 में, और एक वॉर हुआ आपका 1971 में। गॉट इट? तो ये आपको याद रखना है। 1971 वाला जो वॉर था, ये सबसे इम्पोर्टेंट वॉर यही है आपका। यही वो वॉर है जहाँ पे पाकिस्तान से जब अपन लड़े, तो उसके बाद आपका जो बांग्लादेश है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ते हैं अपन। धीरे धीरे लिबरलाइजेशन शुरू हुआ 1981 से 1989 के समय, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि एक्चुअली जो लिबरलाइजेशन आया वो कब आया? 1991 के टाइम। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अपन। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। किसके बोलने पाए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोलने पाए। अदरवाइज उनका कोई भी मूड नहीं था कि वो
इन लिबरलाइजेशन वगैरह को लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मार्केट फ्रेंडली अप्रोच लेकर आए, स्टेबलाइजेशन इन्होंने धीरे धीरे किया। स्टेबलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको याद हो जाएगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब होता है जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम करती है उस स्ट्रक्चर को चेंज करना। जैसे पहले लाइसेंस बहुत ज़्यादा था, कोटा बहुत ज़्यादा था, तो लाइसेंस को भी हटा दिए, कोटा को भी हटा दिए। तो व्हेन यू चेंज योर वर्किंग स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। काम करने के तरीके को बदल देना। जैसे पहले हम पेन और पेपर में ही पढ़ाया करते थे, पेन और पेपर से सब पढ़ते थे। आज की डेट में क्या हो गया, लोग आईपैड यूज़ करते हैं, फ़ोन में नोट्स ले लेते हैं, पीडीएफ को यूज़ करते हैं, तो तरीका चेंज हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। फिजिकल रिफॉर्म भी कुछ किए इन्होंने। फिजिकल रिफॉर्म के बारे में भी चैप्टर 7 में पूरा का पूरा कवर्ड है। फिजिकल रिफॉर्म में बेसिकली इन्होंने क्या किया, टैक्स स्ट्रक्चर्स को चेंज किया। इंदिरा गांधी के टाइम यानी 1970s के समय में आपको एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ, 97.5% टैक्स रेट हो गया था। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हाईएस्ट टैक्स रेट ऑफ होल वर्ल्ड 97.5%। ये इतना हाई था, समझ कर चलिए कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमाऊँ तो 97,500 तो मुझे टैक्स में ही देना पड़ जाएगा, तो हाथ में बचेगा क्या, सिर्फ 2,500। समझ में आया। धीरे धीरे इसको कम करके 30 to 40% तक लाया गया। फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल लाया गया। जो भी हमारे सब्सिडीज़ थे उसको हमने कम किया। हमने बोला कि भैया सब्सिडीज़ बहुत खर्चे होते हैं और ये जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं ये सारे ज़मींदार को ही चले जाते हैं। जो छोटा किसान होता है वो इनका फ़ायदा ले ही नहीं पाता। हमको जहाँ जहाँ पे लगा हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। पहले 18-19 कंपनीज होती थी जो सिर्फ पब्लिक के कंट्रोल में थी, लेकिन उसको धीरे 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 कम कर दिया। आज की डेट में सिर्फ 2 बच गया है। ठीक है, एक तो हमारा एटॉमिक एनर्जी बच गया है और दूसरा हमारा डिफेंस बच गया है। धीरे धीरे हमने रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम अपन। कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म्स आए। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ 1992 में और उसी साल में सेबी का एक्ट भी बना ताकि हम आगे जाके ऐसी चीज़ों को ना करें। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई कब आई, 1991 में। सारे लाइसेंस राज खत्म कर दिए गए। सिर्फ 18 ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे लाइसेंस चाहिए रहता था, बाकी सारी चीज़ों से लाइसेंस हटा दिया गया। ठीक है, कई सारे इनिशिएटिव आए। धीरे धीरे एमआरटीपी एक्ट को भी थोड़ा सा सिंपल किया गया। रुपी का डिवैल्यूएशन हुआ, ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। तो देखिए चैप्टर 10 को रखा ही आखिरी में क्यों गया है, ताकि सारे चैप्टर्स को आप पढ़ लें और उसके बाद आप इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपको समझ में आए। इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो आप अच्छे समझ पाएँ, पर उसके पहले सारे जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सारे आप पहले के चैप्टर्स में कवर कर लें। ठीक है, ये आपको सिर्फ रीड करना है कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। एफडीआई आया, एफपीआई आया, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ गया, फाइनेंस में हमारा जो रोल था वो काफ़ी बढ़ गया, हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत अच्छा किए, कस्टमर को हमने बहुत सारी चॉइसेस दी, एफिशिएंसी हुआ। यानी कुल मिला के 1990s के बाद इंडिया का एक नया लीग चालू हुआ, एक नई इनिंग्स हमारी शुरू हुई और हमने उसमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया। आगे बढ़ते हैं हम अपन। डिस्पाइट द अबो अचीवमेंट, हमने बहुत कुछ अच्छा किया। द कंट्री इज कंस्ट्रेंड बाय हाई लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ग्रोइंग इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, हाई लेवल ऑफ डेट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। क्योंकि पहले की सरकारों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, जिसके कारण हमने बहुत सारा डेट लिया और वो डेट के चलते आज भी हमको बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ता है। किसको, वर्ल्ड बैंक को, IMF को, इन सारे लोग को। साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन अभी भी बना हुआ है हमारे देश में। आज भी इन्फ्लेशन जो है, भले वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, अभी भी उन्होंने इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया। 6 से 7% अभी भी है। इनइक्वालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। धीरे धीरे मोदी जी जब आए पावर में, फिर एक और नया युग चालू हुआ, एक नई इनिंग्स एक और चालू हुई। एक पीरियड कौन सा था, मैं कहूँगा एक तो ब्रिटिश वाला पीरियड था 1757 से 1947 तक, उसके बाद 1947 से 1991 तक, और उसके बाद 2014 से अभी का प्रेजेंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारा जो है वो 3 युग चला, 4 युग चला, अभी आप कह सकते हो 1991 से 2014 तक का पीरियड को भी आप एक ले सकते हैं। तो इस तरीके से 4। तो यहाँ पे सब बुरा बुरा हुआ, पूरी इंडिया गिर गई। यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हुई, कुछ चीज़ें खराब भी हुई। यहाँ पे चीज़ें सुधरना शुरू हुई और अब जो प्रेजेंट वाला टाइम चल रहा है, यहाँ पे चीज़ें एकदम बम्पर स्पीड से चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, बुरा हुआ, फिर हमने उसको थोड़ा सा ठीक किया, फिर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई और अब तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही है। तब अपन सारी बातें जो करेंगे वो अच्छी अच्छी करेंगे।
ठीक है। 2015 में इन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन को हटा दो और प्लानिंग कमीशन को हटा के एक नया चीज़ को शुरू करो जिसका नाम क्या रहेगा, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। आगे बढ़ें तो नीति आयोग को क्या माना जाता है, नीति आयोग को माना जाता है हमारा थिंक टैंक, यानी कि ये वो है जो कि बताएगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या कर सकती है इंडिया की जिससे अच्छे से अच्छा काम करे। द की इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग आर लाइफ, द नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, शून्य, ई अमृत, इंडिया पॉलिसी इनसाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गोल्ड मार्केट। इन सबको अब बार बार आपको रीड करना है, एक बार वापस से बोल दे रहा हूँ। द नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, शून्य, ई अमृत, इंडियन पॉलिसी इनसाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गोल्ड मार्केट। धीरे धीरे हमने क्या किया, हम वॉइस ऑफ डेवलपमेंट बन के बाहर आए और हमने यानी नीति आयोग ने, और नीति आयोग ने जितने भी पॉलिसीज़ बनाए उन सारे पॉलिसीज़ से कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज़ें की हमने अच्छी मैंने आपको कहा ना कि हमने बहुत कुछ अच्छा किया है। 100% FDI हमने शुरू कर दिया, यानी कि बाहर वाले लोग अब हमारे कंपनी को पूरा का पूरा खरीद सकते हैं, जिससे कि इंडिया में बहुत सारा डॉलर आएगा और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ठीक है, ये सारी कुछ जगह हैं। इसके अलावा PM किसान योजना का आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स को 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। MSP दिया जाता है, MSP 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट रहता है, मतलब अगर उनको बनाने में 100 रुपये लगता है, अगर 100 रुपये उनका कॉस्ट है तो MSP का मतलब क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। उनको मिनिमम सेलिंग प्राइस कितना दिया जाएगा, 150 का। यानी अगर मान लो मार्केट में उनको 120 मिल रहा है तो 120 नहीं देंगे, कितना देंगे, 150। पर अगर मार्केट में उनको 200 मिल रहा है तो कितना देंगे, 150 नहीं देंगे, फिर कितना देंगे, 200 देंगे। समझ में आया, यानी इतना रकम तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, इससे ऊपर भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स दिए गए, यानी कि अगर किसी को भी लोन चाहिए है अपना काम करने के लिए, नया बिजनेस चालू करने के लिए, वो भी एकदम स्मूथली दिया जाता है। आपने मुद्रा स्कीम का नाम सुना होगा। मुद्रा स्कीम इसी के लिए कि आप लोग को छोटा छोटा लोन आपको मिले, कोई भी उसमें परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं, कई बार क्या होता था कि एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता था क्योंकि मौसम ख़राब हो गया। ऐसे केस में फसल बीमा योजना आई कि भाई आप चिंता मत कीजिए, आपका क्रॉप इंश्योरेंस करेंगे, यानी कि आपका क्रॉप बर्बाद हो गया कोई बात नहीं, हम इंश्योरेंस करके देंगे, आपको पूरा पैसा दे देंगे जितना भी आपको नुकसान हुआ। परंपरागत कृषि विकास योजना का नाम याद रखना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, इसका नाम याद रखना। इस सारे बस आपको नाम याद रखना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नाम याद रखना। माइक्रो इरिगेशन फंड लाया गया कि लोगों को पैसा मिले खेती बाड़ी करने के लिए। क्रिएशन ऑफ ई-नैम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। अब अगर मान लीजिए कि मेरे को गुजरात से माल खरीदना है, गेहूँ खरीदना है, क्या मैं खरीद सकता हूँ? हाँ सर खरीद सकते हो, वो भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, यानी कि आप ई प्लेटफॉर्म की मदद से खरीद सकते हो। ठीक है, स्टार्टअप्स वगैरह भी इन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। गॉट इट। इंडिया में कुछ लेकिन प्रॉब्लम्स रहे फिर भी, जैसे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड हैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स, कहने का मतलब किसी के पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ज़मीन सबके पास है। लो फार्म प्रोडक्टिविटी, यानी कि एक ही ज़मीन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, अभी भी कम ही प्रोडक्शन हो रहा है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो मैंने ऊपर समझाया आपको कि अभी भी अपन इतना नहीं बना पा रहे हैं कि बाहर जाके अपन उसको बेच सके। गॉट इट। इसके अलावा लो मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि जब वो बाहर बेचते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता उनको, इनकम इनकी इस वजह से क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है। इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, ना वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बेच पा रहे हैं, ना इंडिया के बाहर बेच पा रहे हैं। जब वो बेचेंगे ही नहीं तो इनकम आएगी कैसे। फेलियर टू बिल्ड कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको आलू बेच दिया, अब उस आलू से आप क्या बना रहे हैं, क्या आप चिप्स बना पा रहे हैं, क्या आप कुछ और बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। अगर आलू ही अब मैं बेच पा रहा हूँ, आलू का आगे जाके मैं प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आलू से कुछ और नहीं बना पा रहा हूँ जिससे कि वैल्यू ऐड और वो चीज़ ज़्यादा महंगा मैं बेच पाऊँ, तो फिर कभी भी किसानों को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर क्या होता है, स्लगिश एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। कोई आलू बनाता है तो आलू ही बना रहा है, ये नहीं कि भैया कम से कम 4-5 क्रॉप बनाए कि भैया आलू अगर फ्लॉप भी हो गया तो कुछ और चल जाए, वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमने बहुत अच्छे टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं किया है। मार्केटिंग पॉलिसी हमारी ख़राब है, क्रेडिट डिलीवरी हमारी अच्छी नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। जनवरी के महीने में आपको मालूम होगा कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे, अभी प्याज के दाम गिर गए हैं, तो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। पुअर वेयर हाउसिंग है, यानी कि अगर अपन फसल बना भी ले तो जमा नहीं कर पाते। मानसून पर अभी भी अपन डिपेंडेंट है, बारिश होगी तो अपन अच्छी फसल बना पाएंगे, वरना
नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 30%, जिसमें करीब करीब 12 करोड़ लोग काम करते हैं। ये पूरा डेटा है, तो आप लोग डेटा को बस एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं कुछ समझाने जैसा आएगा तो मैं बताता हूँ। ये पूरा डेटा है, आपको सिर्फ रीड करना है। चलिए ठीक है, कुछ 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आए, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। पहला आया आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बेसिकली इनका काम ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से काम कर रही है या नहीं, हमारी इंडस्ट्री के प्लान्स अच्छे हैं कि नहीं, नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या लगता है, क्या ये इंडस्ट्री अच्छा कर पाएगी, क्या हमारी जो इंडिया में जितनी कंपनीज है क्या वो अच्छा कर पाएंगी, स्टील इंडस्ट्री अच्छा करेगी, इन सब के ऊपर फोकस करने वाला कौन है? DPIIT। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की जो इस पर फोकस करती है कि हमारी इंडस्ट्रीज फले फूले बहुत ग्रोथ करें। नेक्स्ट GST लाया गया। कब लाया गया? 2017 में। क्यों लाया गया GST? ताकि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। वोकल फॉर लोकल, हम बाहर के सामानों को कम खरीदें और इंडिया के सामानों को अपन ज़्यादा खरीदें। क्लियर है? देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे इंडिया में पहले क्या होता था? लाइसेंस होता था, कोटा होता था, कोई भी इंडिया में आके सामान बेचता ही नहीं था, कोई भी इंडिया में आके ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? उनको मालूम था भाई इंडिया में आएंगे, लाइसेंस लेने जाओ, कोटा लेने जाओ, फिर घूस खिलाओ। तो फिर इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया कि आपको अगर 10 टाइप का लाइसेंस चाहिए आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सबको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ये रोड टैप का फुल फॉर्म याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। NLP का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेटा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस डेटा को एक बार आप रीड कीजिएगा। इन केस कोई डाउट आता है तो मुझे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। गॉट इट एवरीवन? चलिए तो इसको एंड करते हैं क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट कम्पीट विद द इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन। अपन ने ऊपर देखा था यहाँ पे कि लोग क्या कर रहे थे, मशीन बहुत चीप ला रहे थे, और इंडिया का कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहे थे, कॉम्पिटिटिवनेस पूरा का पूरा ख़राब कर दे रहे थे। ये देखिए यहाँ पे हमने कवर किया था इसको, गॉट इट, ये वाले जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वेव लिबरलाइजेशन कब आया? 1991 में तो फाइनल आया, लेकिन 1980 से शुरू हो गया था, ये भी हमने पॉइंट पढ़ा। तीसरा, ग्रोथ और स्ट्रक्चरल चेंज में क्या क्या चीज़ें होती है? यूनिक एक्सपीरियंस होगा, कुछ कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, रोड टैप का मैंने आपको फुल फॉर्म याद रखने बोला था। पहले MEIS स्कीम हुआ करता था, वो हट गया और उसके लिए क्या आ गया? रोड टैप आ गया। आगे FIPB को लाया गया। क्यों FIPB को लाया गया? ताकि हमारे इंडिया में FIFP ये जो है ये क्या हो जाए, यहाँ पे ख़त्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेम इंडिया स्कीम क्या करता है? एम करता है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। जैसे टाटा मोटर्स ने EV की गाड़ियाँ बनाई, ये सबको प्रमोट करने के लिए कौन आ गया? आपका फेम आ गया। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे छुड़वा दी थी ना, वही सारी चीज़ें नीचे कवर हो जा रही है। देखिए फेम यहाँ पे था, जस्ट अ सेकेंड, फेम ये रहा, फेम यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर छोड़ा तो यहाँ पे कवर हो गया। तो फेम मेन काम क्या करता है? व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक कितना है? 63। पहले मैं आपको बता दूँ इंडिया का रैंक 110 से भी ज़्यादा था। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे गिरते गिरते 100 के अंदर आया, उसके बाद ये 77 था, और अब कितना है? ये 63। तो तीनों को याद रख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 है, मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि अब आप अगर गुजरात से कुछ एग्रीकल्चरल गुड खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूडेड इन NEP? रिमूविंग लाइसेंस फॉर ऑल इंडस्ट्री। ऑल इंडस्ट्री के लिए थोड़ी हटाएं, 18 इंडस्ट्री से हमने पढ़ी जिनके लिए लाइसेंस अभी भी रखा गया था। ऊपर देख लीजिएगा, मैंने इसी वीडियो में बोला वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Import of foreign good and entry of foreign investment were restricted in India because government policy was directed towards protection of domestic industry from foreign competition. हम नहीं चाहते थे कि बाहर से जो माल आए वो माल आके हमारे इंडस्ट्री को क्या कर दे? खराब कर दे। हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? जब ग्रोथ रेट बहुत ही कम था, 3.5% के आसपास था, तो उसको अपन क्या बोलते थे? हिंदू ग्रोथ रेट। मैंने आपको कहा भी था कि इसमें हिंदुस्तान या इसमें हिंदुइज्म का कोई भी रोल नहीं है। आगे, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है?
जब गवर्नमेंट अपना कुछ हिस्सा बेच देती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिसइन्वेस्टमेंट। एमआरटीपी का मेन रोल क्या था कि मोनोपोली होने देना नहीं है, ठीक है, कंट्रोल पे नहीं लाना है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, HYV सीड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बढ़ गया, ठीक है। देन द स्ट्रैटेजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सच एज लैंड रिफॉर्म। IPR का मेन रोल क्या था कि पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाना और प्राइवेट सेक्टर को रोल लाइसेंस देना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का मेन काम क्या था कि रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट वर्सेस द स्टेट। पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रूटेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट। 10-20% ऐसा रहा होगा जो मैंने आपको थोड़ा रीड करवाया। ज़्यादातर चीज़ें मैंने की है कोशिश कि आपको मैं समझा दूँ। जस्ट इन केस थोड़ा भी आपके मन में किसी भी पॉइंट को लेकर डाउट हो, डेफिनेटली कॉल या मैसेज करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।